दोस्तों, आप सभी का फिर से टीवीएल कोचिंग के इसी प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह ये भी जो है बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम के व्यू से प्रैक्टिस सेट ही होने वाला है और इसमें भी जो है हम लोग टॉप 10 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अर्थात इसी से रिलेटेड यानी कि जो भी सारे हम टॉप 10 क्वेश्चन लेके लाए हैं वो सारे आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आई होप आप इसको सही से और पूरे कंसेप्ट को समझिएगा और इससे जो भी फैक्ट वगैरह बनते हैं उसको आप ऑब्जर्व कीजिएगा और जो भी प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट होता है तो वो आप कमेंट में ज़रूर बोलिएगा, जिससे जो है हम उसका रिप्लाई दें और उसका समाधान आपको मिल जाए। तो आई होप आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और सेशन को शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन कोटेशन हो जाए कि किसी ने क्या खूब कहा है कि हमेशा जीवन में उन लोगों से दूर रहिएगा जो आप में वो खूबियाँ बताए। हमेशा जीवन में उन लोगों से दूर रहिएगा जो आप में वो खूबियाँ बताए जो आप में हैं ही नहीं, और जो आप में वो कमियाँ बताए जो आप में हैं ही नहीं। तो उन दोनों लोगों से दूर रहिएगा जो आप में वो खूबियाँ बताए जो आप में हैं ही नहीं, और जो आप में वो कमियाँ बताए जो आप में है ही नहीं। तो आई होप आप हमारी इस लाइन को समझ गए होंगे। तो चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले और भी अदर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज के सेशन में फर्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो माय डियर, आप फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। क्या बोल रहा है, कुछ डिजिट दे रखा हुआ है और उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए बोल रहा है क्या 56 56 का स्क्वायर और माइनस में 55 का स्क्वायर बोल रहा है। यही तो है, 56 का स्क्वायर माइनस में 55 का स्क्वायर। तो इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन हम करा चुके हैं, यानी कि लगभग हम आपको 26 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जिसमें ये 2-3 बार इस तरह का क्वेश्चन आपको कराए हैं। यदि आप स्टार्टिंग से हमारे सारे प्रैक्टिस सेट को देखे हैं तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर पा रहे होंगे और अभी तक सॉल्व भी कर लिए होंगे। तो यहाँ पे 56 का होल स्क्वायर है और माइनस में 55 का स्क्वायर है। तो माय डियर, इसको आप देखिएगा तो ये ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो जब ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, यही तो होता है। यही तो हम हमेशा से करते आ रहे हैं ना, कि एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। तो उसी तरह यहाँ भी करेंगे, एक बार जोड़ देंगे तो 56, ये ए के जगह पे 56 है, बी के जगह पर 55 है, तो वही ए के जगह पर 56 लिख देंगे, प्लस में बी के जगह पर 55 लिख देंगे, 55 हो गया। और यहाँ पे इंटू में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ए माइनस बी, यानी कि 56 माइनस 55, तो 56 माइनस में 55 हो गया। अब इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे 6 5 11, 5 5 10 और 1 11, यानी कि 111 हो जाएगा। और ये मल्टीप्लाई में 56 माइनस 55 इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। अब 111 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो 111 ही देगा आपको। तो यही आपका यहाँ पे आंसर होगा। और यदि ऑप्शन की बात कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर 111 दे रखा हुआ है, इसलिए आपका 111 ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये वाला फार्मूला को ध्यान में रखना था और इसी फार्मूले पर बेस ये क्वेश्चन था। अब आप क्या करते हैं, यदि आपको ये फार्मूला मालूम नहीं रहता तो आप क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते, फिर इसका स्क्वायर करते, उसके बाद माइनस करते, तब जाके आपका आंसर आता था। तो वहाँ पे क्या होता, कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड हो जाता और आप थोड़ा सा अधिक समय ले लेते थे। उस तरह जो है आप नहीं कर पाइएगा, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम है, आपको शॉर्ट फॉर्म में लेकर चलना पड़ेगा, समय कम रहता है। ठीक है, तो आई होप आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो ये भी जो है एल्जेब्रिक क्वेश्चन है, एल्जेब्रा पर ही आधारित क्वेश्चन है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। आई होप कि आप स्क्रीन पर इसको देख पा रहे होंगे। दे रखा हुआ है 73 का क्यूब प्लस में 53, यहाँ पे थोड़ा सा 53 का क्यूब और बट्टा में क्या है आपका, बट्टा में क्या हो जा रहा है 73 इंटू 73, और उसके बाद माइनस में 73 इंटू 53, और उसके बाद प्लस में 53 और इंटू में 53।
तो यहाँ पे माय डियर एक और यहाँ पे फॉर्मूला निकल कर आएगा और यहाँ पे वही फॉर्मूले पे आधारित ये भी क्वेश्चन है। आप इसको गौर से देखिएगा, ये पूरा को, तो इसको गौर से देखिएगा तो ये किस फॉर्म में है माय डियर, ए क्यू और प्लस बी क्यू के फॉर्म में है, ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में है। और इस ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार जोड़ देते हैं ए प्लस बी और उसके बाद क्या हो जाता है ए स्क्वायर और माइनस में ए बी और प्लस में क्या हो जाता है बी स्क्वायर हो जाता है। यही तो होता है इसका फॉर्मूला। तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, इसी फॉर्म में इसको जो है सेट कर देना है। तो जब इसके फॉर्म में सेट करेंगे तो ये 73 का क्यूब है और ये 53 का क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इसी के फॉर्म में है, तो उसी पे आधारित इसके फॉर्म में इसको ला देंगे, इसको इसके फॉर्म में ला देंगे। तो यहाँ पे 73 और प्लस में 53 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ए प्लस बी जोड़ रहा है, ऐड कर रहा है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 73 और प्लस में 53 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो 73 का स्क्वायर यानी कि 73 का स्क्वायर का मतलब क्या कि 73 को 2 बार लिखकर गुना कीजिए और उसके बाद माइनस है तो माइनस और ए बी यानी कि 73 इंटू 53, तो 73 इंटू में 53। अब यहाँ पे आप आंसर निकाल पा रहे होंगे और यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपका आंसर जो है आने लगा। तो यहाँ पे बी का स्क्वायर यानी कि 53 का स्क्वायर, तो 53 का स्क्वायर का मतलब ही क्या कि 53 को 2 बार लिख कर गुना कीजिए। अब देखिए यहाँ पे इतना हो गया और बट्टा में आपका कितना है, बट्टा में तो इतना ही ना है, पहले जो जितना था उतना ही है, तो उतना ही हम लोग लिख देंगे 73 इंटू 73 माइनस 73 इंटू 53 प्लस में 53 इंटू में 53। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा तो ये वाला पूरा वैल्यू के इक्वल है, बराबर है, तो ये ऊपर और ये नीचे पूरा कट जाएगा, आपको बचेगा क्या, सिर्फ 73 प्लस 53, यही तो बच रहा है। तो 73 प्लस 53 बच रहा है, तो अब इसको ऐड कर लीजिएगा तो कितना होगा, 3 3 6 7 5 12 126 आएगा और यही आपका राइट आंसर देगा। तो यहाँ पे 126 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यदि आप ऑप्शन की बात करते हैं तो इसमें भी ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा हुआ है 126, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर होगा इसका भी, ठीक है। तो आई होप आप इसे यहाँ पे क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखना था माय डियर। यहाँ पे हम जितना भी फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस ITI एंट्रेंस एग्जाम के व्यू से, उसी पे आधारित हम क्वेश्चन ला रहे हैं। यानी कि एक ये वाला आधारित ये वाला क्वेश्चन जो है, इस तरह का क्वेश्चन हम आपको काफ़ी बार करा चुके हैं। क्यों, क्योंकि ये काफ़ी बार प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है, तो प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए तो हम आपको ला रहे हैं बार बार कि आप यहाँ पे इसको ध्यान में रखें कि इस फॉर्मूले पर आएगा तो इसको इसी फॉर्मूले पर आधारित यहाँ पे इसको बैठाया जाएगा, उसके बाद कैंसिल आउट करके जो आएगा वो आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे 73 का क्यूब कीजिएगा और उसके बाद 53 का क्यूब कीजिएगा, अब करते रह जाइएगा, समय बीत जाएगा। तो यहाँ पे 3 बार लिख कर गुना और इसको भी 3 बार लिख कर गुना पॉसिबल है, यानी कि लगभग आपको 7 से 8 मिनट लग जाएगा एक ही क्वेश्चन बनाने में। तो आपके पास तो कम समय है, क्यों, क्योंकि आपको 150 क्वेश्चन करना है, तो इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा और इस पे आधारित इस तरह के क्वेश्चन को कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब 3rd नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी 3rd नंबर क्वेश्चन की बात की, 3rd नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। क्या बोल रहा है, 6 माही परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है। 6 माही जो परीक्षा होता है आपके एग्जाम स्कूल वगैरह में, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि 30% एक विद्यार्थी अंक प्राप्त करता है तथा 12 अंकों से फेल हो जाता है। 30% अंक प्राप्त करने के बावजूद भी वो 12 जो है अंक से फेल हो जाता है। इस परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत अंक 33% होने चाहिए, तभी जाके एक विद्यार्थी, कोई भी विद्यार्थी है वो पास होगा। 33% आएगा तभी पास होगा, अन्यथा वो फेल हो जाएगा। और उसके बाद बोल रहा है कि परीक्षा में अधिकतम अंक है, यानी कि पूर्णांक जो होता है वो कितना है वही आपको बताना है। तो माय डियर, पूर्णांक को यदि आपको मालूम करना है तो उसको, यानी कि परीक्षा का पूरा पूर्णांक जो है वो आपको मालूम नहीं है तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, 100%। परीक्षा का पूर्णांक नहीं मालूम है आपको तो हम लोग क्या मान लेते हैं, उसको 100% मान लेते हैं, ठीक है, 100% मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिएगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक विद्यार्थी जो है 30% अंक प्राप्त करता है, 30% अंक प्राप्त करता है और 30% अंक प्राप्त करने के बावजूद भी वो 12 अंकों से फेल हो जाता है।
वो 12 अंकों से फेल हो जाता है। और वो यदि कोई विद्यार्थी है उसको पास होना है तो पास होने के लिए उसको 33% अंक की आवश्यकता है। तो यहाँ पे ये 30% अंक प्राप्त कर लिया है, ठीक है, उसके बावजूद भी ये 12 अंकों से फेल हो जाता है। 12 अंकों से फेल हो जाता है का मतलब क्या कि यदि ये 30% अंक प्राप्त किया है और यदि इसमें 12 अंक और जोड़ दिया जाता तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता। ये 30% अंक लाकर फेल हो जाता है, कितना अंकों से, 12 अंकों से। 30% अंक लाने के बावजूद भी 12 अंकों से फेल हो जाता है, अर्थात इसका मतलब क्या कि यदि 12 अंक और उसको मिला रहता तो वो क्या होता, पास हो जाता। तो यदि 30% उसको मिला है और इसमें 12 और अंक जोड़ देंगे तो ये क्या हो गया, पास हो गया, ये पास हो गया। और पास होने के लिए आपको कितना परसेंट अंक चाहिए, 33%। आपको क्वेश्चन में दे रखा हुआ है, आप सही से गौर से देखिए, नीचे दे रखा हुआ है 33% पर पास है, यानी 33% यदि आपको मिलेगा अंक तो आप पास होंगे। तो ये पूरा पास का अंक और ये भी पूरा पास का अंक, ये भी पूरा पास का अंक और ये भी पूरा पास का अंक, दोनों तो एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि पास का अंक कितना होता है, कितना है, ये 33% है तो ये भी 33% के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये बोल रहा था कि 30% लाने के बावजूद भी 12 अंकों से फेल होता है, अर्थात इसमें 12 ऐड कर देंगे तो ये 33% के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि 33% जो है पासिंग मार्क्स है। पासिंग मार्क्स कितना है, 33%, इसलिए ये और ये दोनों पास मार्क्स है, इसलिए दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गया है। अब दोनों जब एक दूसरे के इक्वल हो गया तब हम क्या करेंगे, यहाँ से परसेंट का वैल्यू निकाल देंगे, 1% का वैल्यू निकाल देंगे और 1% का वैल्यू जब निकल जाएगा तब हम यहाँ पे इसको पुट करके आप आसानी से उसका आंसर जो है पिक कर पाइएगा। तो यहाँ पे देखिए अब 30% है, अब इसको इस 30% को उधर लेके आ जाते हैं और इस 12 को इधर ही रहने देते हैं। तो इधर लेके जाएंगे तो 33% पहले से था और ये 30% इधर आया तो माइनस में 30% हो गया। अब ये माइनस होगा तो कितना होगा, ये 12 है और ये माइनस होगा 33 में से 30 तो कितना हो जाएगा, 3%। तो 1% का वैल्यू यहाँ से क्या होगा माय डियर, 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 चौका 12, यानी कि ये 3 गुना में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 भाग में आ गया, तो 3 चौका 12, अर्थात 4 जो है 4 अंक 1% का वैल्यू हो गया। 1% का वैल्यू आपका 4 हो गया। आपको ज्ञात क्या करना है कि पूरा पूर्णांक क्या है, और पूरा पूर्णांक यानी जो पूर्ण पूर्णांक माने हैं आप वो 100% माने हैं। और 1% का वैल्यू जब 4 है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा माय डियर, 100% का वैल्यू 400 हो जाएगा। तो यहाँ पे 400 जो है आपका सही उत्तर होगा। 1% का वैल्यू 4 है तो 100% का 4 गुने 100 करेंगे तो 400 आएगा, तो वही तो बात हुआ। तो यहाँ पे 400 विल भी करेक्ट आंसर होगा। 400 यहाँ पे आपका राइट आंसर होना चाहिए। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी विल भी करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यहाँ पे एक बार अब इसको और बताने का प्रयास करते हैं हम। परीक्षा का पूर्ण पूर्णांक आप 100 माने हैं, क्यों, क्योंकि आपको वही फाइंड आउट करना है, आपको मालूम नहीं है, तब 100 मान लिए हैं। तब उसके बाद बोल रहा है क्या कि एक विद्यार्थी है जो 30% अंक लाने के बावजूद भी 12 अंकों से फेल होता है, अर्थात क्या कि उसमें 12 अंक और जोड़ दिया जाए तो वो पास हो जाएगा। अब जब 12 अंक जोड़ दिया गया तो ये पास हो गया, और 33% जो है पासिंग मार्क्स है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। और इस इक्वल वैल्यू के साथ हम लोग 1% का वैल्यू निकाल लेंगे जो आपका 4 आएगा। अब जब 1% का वैल्यू निकल गया तो आपको क्या निकालना है, पूर्ण पूर्णांक, और पूर्ण पूर्णांक माने कितना है, 100%। तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 गुने 100, यानी कि 400 आपका सही उत्तर आएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों चलिए 4th नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो 4th नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। क्या बोल रहा है कि कोई धनराशि x, y तथा z में 2, 5 और 7 के रेशियो में बांटी गई है, यानी कि अनुपात में बांटी गई है। यदि x और z के भागों में 1500 का अंतर हो तो y का भाग क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया है माय डियर उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या दे रखा हुआ है माय डियर, x y z, ये धनराशि है, कोई धनराशि है जिसको x, y और z के अनुपात में बांटा गया है। और इसका अनुपात क्या है, वो है आपका 2, 5 और 7, इसी के रेशियो में बांटा गया है। अब बोल रहा है क्या कि x और z, x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि आप चलते हैं तो x जो है और जो z है, इन दोनों का अंतर जो दे रखा हुआ है वो 1500 का दे रखा हुआ है। कितना दे रहा है माय डियर, 1500 का दे रखा हुआ है, 1500 का दे रखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये आपका रेशियो में वैल्यू है, ये आपका रेशियो में है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है कि मतलब क्या है वो आपका नहीं है, यानी कि ये आपका रेशियो में सिर्फ दे रखा हुआ है।
तो जब रेशियो में दे रखा हुआ है तो इसके साथ हम एक क्या कर लेंगे, कॉन्सोनेंट वैल्यू को लेके चलेंगे, एक्स को लेके चलेंगे। तो कॉन्सोनेंट को एक लेके चले तो यहाँ पे 2x हो गया, यहाँ पे 5x हो गया, यहाँ पे 7x हो गया। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पे x और z का जो अंतर दे रखा हुआ है वो आपका 1500 है। तो x का वैल्यू कितना है, रेशियो में आपका 2x है, और z का वैल्यू कितना है आपका, रेशियो में 7x है। अब इन दोनों का अंतर बोला है, अर्थात यहाँ पे 2x आप कीजिएगा और माइनस में 7x कीजिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपका अंतर जब दे रखा हुआ है तो वो आपका अंतर बड़े वाले वैल्यू में से छोटे वाले वैल्यू को घटा कर बोला है। यानी कि ये 7x और 2x का अंतर कितना है, इन दोनों का 5x है ना, यहाँ 5x ही ना है। तो यहाँ पे इन दोनों का अंतर 5x है, अर्थात इस x माइनस जेड के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5x डायरेक्ट। आई होप कि आप यहाँ पे समझ रहे होंगे, दोनों का अंतर पूछ रहा है इसलिए, यानी कि 2x और 7x में अंतर क्या है, 5x का है, तो इसलिए हम 5x लिख दिए। ठीक है, 5x इक्वल टू आपका कितना हो गया, 1500 दे रखा हुआ है इसलिए 1500 हो गया। और यहाँ से यदि आप देखिएगा तो x का मान आपका कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आपका आ जाएगा 300। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 बट्टा में चल जाएगा तो 15 अर्थात 300x का मान आ गया। आपसे पूछ क्या रहा है माय डियर, आपसे पूछ रहा है y का भाग कितना है। तो x का मान जब आपको मालूम हो गया तब आप सबका मान मालूम कर सकते हैं। तो y का मान चूंकि मालूम करना है तो यहाँ पे y का मान कितना है, रेशियो में 5 है अर्थात 5x है, 5x है y का मान, तो इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा माय डियर 5, और x का मान 300 है तो 300 यानी कि 1500, ये भी आपका y का मान आएगा। यानी कि जो अंदर था वही आपका आया y का मान, तो यहाँ पे 1500 जो है आपका सही उत्तर होगा। यदि आप ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा हुआ है 1500, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपको अंतर दे रखा हुआ था रेशियो में, तो इसलिए हम सोचे कि ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इसलिए इसको बता दिया जाए, ताकि आपको मालूम चले कि रेशियो में जब अंतर पूछता है तो हम उसको कैसे लिखते हैं। तो आप यदि यहाँ 5x नहीं लिख रहे हैं तो आप डायरेक्ट रेशियो में 5 भी लिख सकते हैं, और इस तरह का हम क्वेश्चन आपको कराए भी हैं। यदि आप इसको x के साथ नहीं लेके चलते हैं तो आपसे पूछेगा कि x और z का जो है अंतर कितना है, तो आप क्या कहिएगा, रेशियो 5 का अंतर है। क्यों? क्योंकि आप x को साथ में नहीं लेके चले हैं, तो रेशियो 5 इक्वल टू आपका 1500 हो जाता है, और यहाँ से आपका एक रेशियो का वैल्यू आ जाता है, एक रेशियो का वैल्यू आ जाता है आपका कितना 15 300। तो आपको कितना बोल रहा था निकालने के लिए, 5 रेशियो का, तो इसलिए 5 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 300 गुना 5, तो यहाँ से आपका 1500 आ जाता। तो यानी कि इस तरह कीजिए, या फिर x को साथ में लेके चलिए। x के साथ x को जो है साथ में लिख के चलने का मतलब क्या आपको लग रहा है, तो x को साथ में लेके चलने का फ़ायदा यही है कि आपको सही समझ में आएगा और आप जो है ज़्यादा कन्फ्यूज वगैरह ना हो पाइएगा, और इस तरह जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन वगैरह क्रिएट हो जाता है, इसलिए हम इसको x के साथ लेके चले हैं, और आप भी हमेशा इसको x के साथ ही लेके चलिएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 5 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बोल रहा है क्या कि यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है 4:1 हो तो उनके परिमापों का अनुपात क्या है। तो यानी कि जो यहाँ पे दे रखा हुआ है, 2 वर्ग दे रखा हुआ है और दोनों वर्ग का क्षेत्रफल का रेशियो दे रखा हुआ है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का रेशियो आपको, यानी कि मान लेते हैं कि 2 वर्ग था, एगो ये वाला वर्ग हो गया और ये एक वर्ग हो गया, 2 वर्ग हो गया, इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। ठीक है, और इसका जो भुजा है उसको हम मान लेते हैं x, और इसके भुजा को हम लोग मान लेते हैं y। क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो यहाँ पे आपको वही पूछ रहा है कि 2 वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात यदि 4 और 1 हो तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल, तो यहाँ पे a वाला का क्षेत्रफल यानी कि वर्ग a का क्षेत्रफल और वर्ग b, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं माय डियर, b मान लेते हैं b का क्षेत्रफल। इन दोनों का रेशियो दे रखा हुआ है कितना, 4:1 यानी 4:1 मान लेते हैं। इसका 4 है और इसका 1 है। ठीक है, चूँकि यहाँ पे इसका जो है थोड़ा सा फिगर छोटा बन गया है, यहाँ पे फिगर इसका थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जब ये 4 है और ये 1 है तो ऑब्वियसली बात है कि ये वाला छोटा होगा और ये वाला बड़ा होगा, तो थोड़ा सा इसलिए इसको हम लोग बड़ा कर लिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और आगे बनाएंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा तो वर्ग a का क्षेत्रफल क्या होगा,
ए के क्षेत्रफल का क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, भुजा स्क्वायर। तो भुजा इसका क्या माने हैं हम लोग, एक्स माने हैं, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर। और इस बी का क्षेत्रफल बताइएगा, बोलिएगा तो कितना होगा, वाई माने हैं इसका भुजा, तो वाई का स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल टू में कितना हो जाएगा आपका 4/1 हो जाएगा। और यदि आप यहाँ से इन दोनों वर्गों के भुजाओं का रेशियो मालूम करना चाहें तो आप इस यहाँ से भुजाओं का रेशियो मालूम कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे देखिएगा तो ये पूरा का स्क्वायर है कि नहीं, x/y का स्क्वायर है, इक्वल टू 4/1 पूरा का स्क्वायर है। आप इसको पूरा का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है। तो क्या करते हैं हम, दोनों को एक साथ लेकर उस दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं, इक्वल टू 4/1 हो गया। अब यहाँ पे लेके चलेंगे इसको, तो x/y कर देते हैं, और ये जब स्क्वायर है तो इधर इसको रूट में लेके चल जाते हैं, तो यहाँ पे 4/1 रूट का अंदर आ जाएगा। और यहाँ से आप यदि देखिएगा तो यहाँ से आपका x और y का अनुपात निकल जाएगा, यानी कि जो भुजा हैं दोनों का, उनका जो है अनुपात निकल जाएगा कितना, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, और 1 का वर्गमूल 1 ही होगा। अर्थात इन दोनों का अनुपात क्या आएगा, 2:1, 2:1 आएगा। तो यहाँ पे आपका भुजा का सिर्फ रेशियो आया, लेकिन आपको ज्ञात क्या करना है, परिमाप का रेशियो। तो परिमाप का रेशियो ही भुजा का रेशियो के बराबर होता है। ये हमने आपको पहले बताया भी है, इस तरह के क्वेश्चन आपको कराए भी है। कैसे होता है, यदि आपका परिमाप का जो है रेशियो निकालना है, तो यदि आप यहाँ पे भुजा का सिर्फ रेशियो निकाल दिए हैं तो वही आपका जो है परिमाप का भी रेशियो होगा। क्यों, क्योंकि यदि आप यहाँ पे इन दोनों वर्गों के परिमाप का रेशियो निकालिएगा, परिमाप का अनुपात निकालिएगा, तो कैसे निकालिएगा, वर्ग ए का परिमाप, ठीक है, वर्ग ए का परिमाप और बट्टा में वर्ग बी का परिमाप। आई होप कि यहाँ पे बात आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ क्या होगा, ए का परिमाप 4 गुने भुजा, तो भुजा इसका क्या है, x है, तो 4 गुने भुजा x हो गया। और इसका क्या हो जाएगा, y गुने 4 गुने y, क्यों, क्योंकि इसका भुजा y है, तो 4 गुने भुजा था तो y हो गया। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो 4 तो ऐसा ही कट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये अचर पद है, अचर पद क्या होगा, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा अनुपात में। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, सिर्फ आपका x और y बचा। और x और y का ही तो रेशियो आपका 2 और 1 आया है, या फिर x के जगह पर 2 रख दीजिए, y के जगह पर 1 रख दीजिए, और जो आएगा वो आपका 2:1 देगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि यदि आपका परिमाप का रेशियो पूछे वर्ग में या फिर भुजा का रेशियो पूछे वर्ग में, दोनों वैल्यू जो है इक्वल ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला बात याद रखिएगा कि परिमाप का वर्ग में जो होता है, परिमाप का रेशियो और जो है भुजा का रेशियो दोनों एक दूसरे से इक्वल होते हैं। और इस तरह का क्वेश्चन हम इसके पहले वाले भी सेशन में करा चुके हैं। यदि आप देखे हैं तो सही है, नहीं देखे हैं तो फिर इसको जान लीजिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। यानी कि परिमाप का जो रेशियो होगा वो भी वही जो है भुजा का रेशियो होगा, या फिर भुजा का रेशियो निकाल दिए तो वही आपका परिमाप का भी रेशियो होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों तो 4 कॉन्सोनेंट जो है अचर पद है, और अचर पद एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, सिर्फ भुजा का अनुपात, तो वही आपका आंसर होगा। आई होप आप यहाँ पे क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो माय डियर, यदि 6 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो 6 नंबर क्वेश्चन जो है वो हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन से ही रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि ए क्यू माइनस में बी क्यू अपॉन क्या है माय डियर, अपॉन है ए स्क्वायर प्लस में ए बी और प्लस में बी क्यू, यही तो है, प्लस में बी क्यू। इसी का वैल्यू आपको जो है फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे काफ़ी सिंपल है, आपको उसी तरह क्या करना है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला यूज करना है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा माय डियर, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी अब प्लस में बी क्यू, यही तो फॉर्मूला होता है, यही तो फॉर्मूला होता है। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे आपको याद रखना होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में ये है, और इसी के जगह पर ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या होगा, ए माइनस बी इंटू में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी कहिए या फिर पहले बी क्यू कहिए, बात एक ही हुआ, बाद में जोड़िए फिर बाद में घटाइए, सॉरी यहाँ पे बी स्क्वायर होगा, और ये भी बी स्क्वायर है माय डियर, बी स्क्वायर है, यहाँ पे भी बी स्क्वायर होगा, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे देखिए बट्टा में क्या है आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये और ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है, तो इसलिए दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे।
बचेगा सिर्फ क्या, आपका a माइनस बी, और यही a माइनस बी विल भी आपका करेक्ट आंसर होगा। यदि ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा हुआ है a माइनस बी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए विल भी करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। इस तरह के हम बोले हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण ये फॉर्मूला है। इस टाइप पे, इस फॉर्मूले पे आधारित काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इसलिए इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, 7th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मान लीजिए यदि 7th नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो 7th नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बोल क्या रहा है कि एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है। यदि खेत का परिमाप 48 मीटर हो तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। एक आयताकार खेत है, तो आयताकार खेत है माय डियर, तो यहाँ पे आपको दो चीज़ मानना होगा। आयताकार खेत में क्या क्या होता है, एक तो लंबाई होता है और एक आपका चौड़ाई होता है, जिसे हम लोग बी से डिनोट करते हैं और लंबाई को एल से डिनोट करते हैं। तो हम लोग क्या मान लेते हैं, लंबाई और चौड़ाई मान लेते हैं। आयताकार जो खेत था उसका लंबाई मान लेते हैं, आयताकार खेत की लंबाई मान लेते हैं एल, और इसी तरह इसका चौड़ाई जो मान लेते हैं वो हम लोग मान लेते हैं बी जो होता है, ठीक है, बी मान लेते हैं। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिएगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो लंबाई है माय डियर, जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है। यानी कि जो लंबाई है इसकी चौड़ाई क्या है, बी है, उस बी से 10 मीटर अधिक है। यानी कि इसमें यदि 10 जोड़िएगा तो दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि बोल रहा है पहले ही से कि लंबाई जो है 10 मीटर अधिक है कितना से, चौड़ाई से। तो चौड़ाई में यदि 10 जोड़ दीजिएगा तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ से आपका एक इक्वेशन बनेगा, क्या बनेगा, एल माइनस बी इजकल टू, ये बी इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इजकल टू 10। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगैन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि आप देखते हैं तो अगैन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है आपका, दोनों का आयताकार जो खेत था उसका परिमाप दे रखा हुआ है। तो परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई दे रखा हुआ है, अर्थात परिमाप के जगह हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या दे रखा हुआ है, 48 दे रखा हुआ है, तो इसलिए परिमाप यानी कि क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी इजकल टू 48। यहाँ से एक और इक्वेशन बनेगा क्या, एल प्लस बी इजकल टू, ये 2 इधर आएगा तो कट जाएगा, कैंसिल आउट करेगा, इसको कितना नंबर में, 24 में, 24 दूना 48 होता है। तो यहाँ पे इक्वेशन ये कितना बन जाएगा, सेकेंड नंबर इक्वेशन बन जाएगा। तो इस तरह दो इक्वेशन आपका क्रिएट हो गया। यहाँ पे जब दो इक्वेशन क्रिएट हो गए तो यहाँ से आप यदि देखिएगा तो इक्वेशन 1 और 2 में कंपेयर कीजिएगा, इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कर लेते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं, 1 और 2 को क्या कर लेते हैं, 1 प्लस 2 कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, एल माइनस बी इजकल टू 10 है 1 नंबर, और 2 नंबर इक्वेशन क्या है, एल प्लस बी इजकल टू 24 है। यदि ऐड कीजिएगा तो ये बी कैंसिल आउट होगा, क्यों, क्योंकि दोनों का चिन्ह जो है विपरीत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2l हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। यदि l का मान यहाँ से निकालते हैं तो ये 17 दूना 34 अर्थात 17 देगा l का मान। यानी कि लंबाई का मान जब 17 मालूम चल गया तो आप जो है एक सिंपल तरीका से जो क्या है, आप b का मान ज्ञात कर लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ से l का मान जो है यहाँ पे रखिएगा, पुट कीजिएगा, या फिर यहाँ पर ना पुट करके यहाँ पे पुट कर लीजिए। तो l का मान जब 17 यहाँ पे पुट कीजिएगा तो 17 इधर जाके घट जाएगा 24 में, तो कितना हो जाएगा, b बराबर आपका कितना होगा माय डियर, b बराबर 17 24 में से घट जाएगा तो कितना होगा, 3 और 4 7 हो जाएगा, अर्थात 7 जो है आपका चौड़ाई आ गया। और आपसे क्या पूछ रहा था माय डियर, आपसे पूछ रहा था कि आयताकार खेत जो था उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो जो खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा, खेत का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई अर्थात क्या, लंबाई क्या माने हैं आप, एल इंटू चौड़ाई क्या माने हैं, बी। चूँकि लंबाई आपका 17 दे रखा हुआ है, निकल गया है, और बी जो है चौड़ाई जो है आपका 7 निकल गया है, तो दोनों से गुना कीजिएगा तो 17 7 119 हो जाएगा। और यही आपका सही उत्तर होगा। 119 जो है वर्ग मीटर होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह जो है आप इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कीजिएगा। तो इसको आप काफ़ी सिंपल से काफ़ी कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो है थोड़ा सा हम आपको क्लियरिफाई यानी कि कॉन्सेप्ट समझाने के लिए थोड़ा सा इसको लॉन्ग ले गए हैं। नहीं तो यहाँ पे जो है परिमाप लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी, जल्दी जल्दी आप करके, यदि आपके पास प्रैक्टिस है तो आप आसानी से काफ़ी कम समय में, यानी कि ये लगभग 30 से 40 सेकेंड में क्वेश्चन बन सकता है। तो आई होप हमारी बातों को समझ रहे होंगे आप। तो चलिए अब नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो माय डियर यदि 8 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो 8 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है। ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है कि कोई
5 मीटर ऊंचा झंडा है, कोई 5 मीटर ऊंचा झंडा है तथा सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो झंडे की परछाई क्या है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग काफ़ी कर चुके हैं, तो आप यहाँ पे इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक झंडा है, ये मान लेते हैं झंडा है, इस झंडे की ऊंचाई जो है 5 मीटर है। ये पूरा झंडा का ऊंचाई जो है आपका माय डियर कितना है, 5 मीटर है। कितना है, 5 मीटर। और इससे यहाँ से जो है सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी कि मान लेते हैं यहाँ पे एक सूर्य है, ये सूर्य एक ही होता है, तो चूंकि यहाँ पे मान लेते हैं सूर्य है और सूर्य द्वारा ये प्रकाश इस पे पड़ रहा है, इस झंडे पे, तो जब प्रकाश पड़ रहा है तो यहाँ पे ऐसे जो है एक उन्नयन कोण बन रहा है। क्या बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है माय डियर। और वो कितना एंगल का बन रहा है, वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि ये झंडा जो है, ये झंडा की परछाई जो है वो कितना होगी। तो परछाई का मतलब कि क्या है कि जब ये सूर्य का प्रकाश इधर से पड़ रहा है तो इधर से परछाई यहाँ पे पड़ेगी, अर्थात ये वाला परछाई जो है इसका डिस्टेंस आपको मालूम करने के लिए, निकालने के लिए बोल रहा है। तो जब इसका डिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है तो इसको मालूम नहीं है आपका इसका डिस्टेंस, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, x मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आपको साइन कॉस वगैरह टेन का जो है यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कैसे देखेंगे, आपको चूंकि इसका फॉर्म जो है डिस्टेंस मालूम करना है, तो ये क्या है आपका, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और समकोण त्रिभुज में ये आपका थीटा है, तो थीटा के सामने वाला ये क्या हो गया, लंब हो गया, और ये क्या हो गया, आधार हो गया, और ये हो गया आपका कर्ण। तो लंब और आधार, क्यों, क्योंकि आपको लंब और आधार को ही लेकर चलना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखेंगे तो यहाँ पे लंब का मान आपको दे रखा हुआ है और ये आधार का मान जो है फाइंड आउट करना है। तो लंब और आधार किस में होता है माय डियर, लंब और आधार आपका tan में होता है, इसलिए आपको tan थीटा को साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे यदि आप लिखते हैं tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, तो लंब बटा आधार हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा तो tan थीटा का वैल्यू कितना दे रखा हुआ है, तो tan थीटा का वैल्यू क्या दे रखा हुआ है, 60 डिग्री दे रखा हुआ है, इसलिए थीटा का जगह पर 60 डिग्री हो गया। और लंब क्या दे रखा हुआ है माय डियर, आपको 5 मीटर दे रखा हुआ है। आधार आपको मालूम नहीं है क्या है, x है, तो x मान लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं x, ठीक है। अब यहाँ पे tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। क्या होता है माय डियर, √3। तो tan 60 डिग्री का मान क्या हो गया, √3 हो गया। और इक्वल टू में आपका 5 है, तो 5 और बटा में x है, तो x, इस x को इधर लेके आते हैं तो यहाँ पे x आ जाएगा x, और ये √3 क्या हो जाएगा, बट्टा में चल जाएगा, तो 5/√3 है हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा हुआ है नहीं, इसको भी हम लोग जांच लेते हैं। हाँ जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपका आंसर दे रखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट करेंगे। यदि यहाँ पे आपको आंसर नहीं दिया रहता तो आप क्या करते, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते, और ये 5 और बट्टा में √3 है, तो √3 से ऊपर भी नीचा गुना और नीचा भी गुना करते, और यहाँ पे क्या आता आपका 5√3 और बट्टा में √3 कितना 3, √3 क्या हो जाता, 3 हो जाता। तो इस तरह यहाँ पे भी आंसर हो जाता। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा आगे भी बढ़ाकर यहाँ पे आंसर दे रखा होता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आपका ये वाला ऑप्शन जो है मैच नहीं करेगा तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा के हर परिक्रम कीजिएगा, उसके बाद जो है इसका राइट आंसर पिक कीजिएगा। तो चूंकि यहाँ पे डायरेक्ट ये वाला आंसर पिक कर रहा है, यानी कि मिल रहा है, मैच कर रहा है, तो इसलिए हम लोग इसी का ऑप्शन नंबर डी ही जो है ऑप्शन पिक करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका 8 नंबर क्वेश्चन में ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो हमारे यदि 9th नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो 9th नंबर क्वेश्चन आप इसी पर देख पाएंगे, बोल रहा है कि चित्र है क्या है, चित्र में ए बी और सी डी समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, समांतर रेखाएं हैं। तिर्यक रेखा पी क्यू उनको बिंदुओं एल और एम पर काट रही है। यदि सी एम क्यू इक्वल टू 60 डिग्री हो तो ए एल एम का मान क्या होगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है हमारे लिए, जो फिगर दे रखा हुआ है उसको फॉलो है हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। आपको ऐसे एक करके फिगर दे रखा हुआ है, ये आपका ए बी जो है समानांतर है किसके, सी डी के, सी डी ही ना है, जी हाँ दोस्तों सी डी है, सी डी के समानांतर है, ठीक है, सी डी के समानांतर है। ये दोनों रेखाएं सी जो है एक दूसरे के समानांतर है, और इसको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है जिसका नाम क्या है, पी क्यू। क्या नाम है माय डियर, पी क्यू। और ये प्रतिच्छेद कर रही है एल और एम पर, एल और एम बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। और जो सी एम क्यू जो है आपको दे रखा हुआ है 60 डिग्री, यहाँ पे
60 डिग्री ये वाला एंगल दे रखा हुआ है, और ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, यही वाला निकालने के लिए बोल रहा है ALM। जी हाँ दोस्तों, यही वाला एंगल जो है आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, अर्थात इसका मान क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो यहाँ पे यदि आप 10th क्लास में पढ़े होंगे या 9th क्लास में भी पढ़े होंगे सही से, तो वहाँ पे आपको बताया गया होगा थ्योरी में जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखाएं दोनों को प्रतिच्छेद करती हैं, तब जब दोनों को प्रतिच्छेद करती है तो ये जो है दोनों रेखाएं, ये दोनों कोण हैं, दोनों एंगल जो है संगत, क्या माय डियर, संगत कोण से ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों संगत कोण से एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ये जब 60 डिग्री है तो ये भी आपका 60 डिग्री ही होगा। तो यहाँ पे आपका तो आंसर मालूम हो गया, 60 डिग्री हो गया। लेकिन थोड़ा सा और इसमें अलग अलग प्रकार के फैक्ट को समझ लेते हैं। और यदि आपको यहाँ पे इस एंगल का मान दिया रहता और पूछता ये वाला एंगल कितना है, तो ये वाला और ये वाला दोनों एकांतर कोण से एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। क्या माय डियर, एकांतर कोण से एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ये वाला, ठीक है। और यदि आपसे ये वाला और ये वाला पूछे तो ये वाला और ये वाला दोनों संगत, ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, संगत कोण से एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, संगत कोण से एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि यदि ये वाला ये है तो संगत, ये भी संगत, और ये भी ये और ये इसमें कंपेयर करने के लिए बोले तो ये दोनों एकांतर कोण से हो जाएंगे। और ये बोले, ये दोनों बोले तो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण से एक दूसरे के इक्वल होंगे, शीर्षाभिमुख कोण से एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा, आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित करेगा आपके एग्जाम में। तो ये आपका 60 डिग्री संगत कोण से एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, इसलिए आपका इसका मान जो है 60 डिग्री आएगा। और यदि आप ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 60 डिग्री जो है सी में दे रखा हुआ है, इसलिए आपका सी नंबर ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। थोड़ा सा फिगर पर आधारित क्वेश्चन था ये, इसलिए हम इसको लाना आवश्यक समझे, और इसमें आपको 3-4 फैक्टर जरूर है जो है आप मालूम कर लिए होंगे। तो चलिए अब आज के इस सेशन के 10th लास्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी ये 10th नंबर क्वेश्चन की बात की है तो 10th नंबर क्वेश्चन भी एक फिगर पे आधारित ही क्वेश्चन है। बोल रहा है कि दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है तथा कोण BOA इक्वल टू 124, तो कोण BCA का मान क्या होगा वो बताइए। तो यहाँ पे आपको एक फिगर दे रखा हुआ है माय डियर, क्या दे रखा हुआ है, एक फिगर दे रखा हुआ है, एक वृत्त दे रखा हुआ है, और इस वृत्त में जो है एक ये O बिंदु है, ये वो बिंदु जो है ये केंद्र है इस वृत्त का, ठीक है। और यहाँ से एक ऐसे फिगर बनाया गया है, ऐसे एक फिगर बना हुआ है, और इस फिगर में जो है, इस फिगर में ये वाला एंगल जो है वो आपका 124 डिग्री दे रखा हुआ है। और आपसे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे इसका नामकरण कर दिया है A, और ये B और ये C हो गया। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि BCA अर्थात BCA यानी कि ये वाला एंगल कितना है वो आप हमको बताइए। तो ये वाला एंगल चूंकि आपको फाइंड आउट करना है, तो इस तरह के क्वेश्चन तो हम आपको काफ़ी बताए हैं, काफ़ी बता चुके हैं। क्या बताए हैं कि जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आप क्या कीजिएगा, इसको ऐसे थोड़ा सा अल्प जो है आप इसको ऐसे मिला लीजिएगा, और ऐसे मिलाकर ऐसे इसको एक क्या कर लीजिएगा, चक्रीय चतुर्भुज के रूप में क्रिएट कर लीजिएगा। अब जब चक्रीय चतुर्भुज जब ये बन जाता है तो इसमें रूल होता है, चक्रीय चतुर्भुज में क्या रूल होता है कि दोनों आमने और सामने वाले कोनों का एंगल जो होता है, एंगल वो आपका 180 के इक्वल होता है, यानी कि 180 डिग्री के बराबर होता है। जब भी वृत्त में एक कोई भी चतुर्भुज बना रहता है तो वो क्या कहलाता है, एक चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। और उस चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के जो कोण होते हैं वो आपके दोनों कोनों के 180 डिग्री के बराबर होते हैं, योग के, यानी कि जो आमने सामने के एंगल होंगे उन दोनों कोनों का जो योग होगा वो आपका 180 के इक्वल होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का जो योग होगा, योगफल होगा वो आपका 180 होगा। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं माय डियर, इसको डी मान लेते हैं। अब यहाँ पे एक और फैक्ट हम आपको बताए थे जब जो है वृत्त पर आ रहे थे, तो उस समय आपको एक और फैक्ट क्या बताए थे कि जब आपका इस केंद्र पर बना हुआ एंगल दे रखा होगा और इसका मान पूछेगा, फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, तो जब इसका मान फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा तो ये वाला एंगल का जो है
आधा ये वाला एंगल होता है, अर्थात कोण O/2 इक्वल टू ऊपर वाला कोण क्या माने है D है तो D होता है। ये वाला फैक्ट याद रखिएगा। इसका आधा जो है ये वाला होता है, इसका दोगुना ये वाला होता है। यदि ये वाला दे रखा होता और ये वाला पूछता तो इसका दोगुना ये वाला हो जाएगा, और यदि इसका पूछ रहा है और ये वाला दे रखा हुआ है तो इसका आधा ये वाला हो जाएगा। सिंपल है, तो इसका आधा ये वाला हो जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा, ये आपका 124 दे रखा हुआ है, 124/2 इक्वल टू D, इसलिए D बराबर आपका क्या हो जाएगा माय डियर, ये भाग कर देंगे 6 दूना 12 और 2 दूना 4 यानी कि 62 हो जाएगा। 62 ये वाला हो गया। अब जब 62 ये वाला हो गया, आपको फाइंड आउट क्या करना है, ये वाला x का मान। तो जब आपको यहाँ पे ये तो मालूम है ना कि हम क्या बताए हैं, ये कौन सी और कौन D, कौन सी प्लस कोण D का योग क्या होगा, एक चक्रीय चतुर्भुज में 180 के इक्वल होगा। तो आपको यहाँ पे कोण D का वैल्यू जो है 62 मालूम चल गया है, और आपको कोण C का ही वैल्यू अर्थात ACB कहिए या फिर BCA कहिए, अर्थात कोण BCA आपको फाइंड आउट करना है। और ये कोण D आपको दे रखा हुआ है कितना, 60 डिग्री निकल गया तो 62 डिग्री हो गया, और ये आपका 80 हो गया, 180 हो गया। इसलिए आपका यहाँ से क्या हो गया, कोण BCA इक्वल टू क्या हो गया 180 माइनस ये 62 हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा आपका माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, 1 हो गया, और उसके बाद ये कितना है 1, यानी कि यहाँ पे 118 डिग्री जो है आपका इस x का वैल्यू निकल कर आएगा, और यही आपका सही उत्तर होगा। यदि आप ऑप्शन की बात करते हैं तो 118 जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे आप दो चीज़ें समझे, क्या क्या समझे माय डियर, आप दो चीज़ें वो समझे, यानी कि एक तो आप इसमें समझ गए कि वृत्त के अंदर जो भी चतुर्भुज होता है वो आपका चक्रीय चतुर्भुज होता है, और वो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का एंगल का योग जो होता है वो आपका 180 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे एक चतुर्भुज हम लोग क्रिएट किए, और इसके दोनों के आमने सामने का एंगल जो है आपको का योग जो है 180 डिग्री होगा। ये आपका फैक्ट है, ये आपका एक कंसेप्ट है, तो इसको याद रखिएगा। आपको सिर्फ फिगर में ये वाला दे रखा हुआ था, तो जब ये वाला दे रखा हुआ था तो यहाँ पे काल्पनिक रूप से एक हम लोग रेखा खींचे वृत्त की परिधि पर, और यहाँ से एक चतुर्भुज बना दिए। जब चतुर्भुज बन गया तो इसका आधा ये वाला होता है, तो इसका आधा ये वाला हो गया। अब चूंकि हम लोगों को मालूम है कि ये वाला और ये वाला का योगफल 180 होता है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर, अर्थात इसका मान जो है 62 निकल गया। तो आई होप आप यहाँ पे आसानी से जो है x का भी मान निकाल दीजिएगा। तो ये सारे फैक्ट यहाँ पे आप समझ गए। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। आई होप कि आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा, और सारे कंसेप्ट को आप अपने नोटबुक में नोट किए होंगे, और इसके बाद भी जो है कोई भी डाउट वगैरह है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा, हम उसका समाधान निकालने का अधिक से अधिक प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे अंत करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।